ग्लोसरी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो कक्षा में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष आए हैं एक नए विषय के साथ और वह विषय है संविधान, जो STET परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होगी, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको समस्या न हो, आपको याद करने में सुविधा हो, आपको पेन डाउन करने में सुविधा हो। इसीलिए अब हम शुरू करना चाहते हैं नियामक कानून के साथ। नियामक कानून रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदी रूपांतरण है नियामक कानून। 1773 ईस्वी में बना था। दूसरा पॉइंट है पीट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 ईस्वी में बना था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। कौन किया? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। उसके बाद संविधान सभा की ये जो सच्चिदानंद सिन्हा बैठक किए थे, इसमें ये संविधान सभा के अनटेम्पररी अध्यक्ष थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। इसीलिए प्रश्न यह भी पूछा जाता है जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर यह पूछा जाएगा जो संविधान सभा का उद्घाटन सत्र कब हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उद्घाटन सत्र हो या श्री गणेश हो जो आपके स्क्रीन पर है, या प्रथम बैठक हो, सब एक ही हुआ। सारा का 9 दिसंबर 1946 होगा और अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पर है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने गए। जब तक संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तब तक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? मतलब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, और फिर 2 दिन बाद होती है संविधान सभा की तीसरी बैठक, और वह होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, जो बाद में प्रस्तावना का रूप ले लेता है। हैदराबाद के बारे में यह महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसी देशी रियासत थी। कौन? हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अब आपके स्क्रीन पर है संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष कौन थे। चूँकि पिछले परीक्षाओं में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो पूछा गया है, तो उनसे रिलेटेड जो भी समिति है उसको याद रख लेना बेहतर है। चूँकि यह बिना सिलेबस की परीक्षा हो रही है, बिहार सरकार जो STET की परीक्षा आयोजित कर रही है वह बिना सिलेबस का, छात्रों में उहाफों की स्थिति है, फिर भी छात्र संघर्षरत है, प्रयासरत हैं। इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो बेहतर से बेहतर स्थिति में रहिएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वह BN राव हैं। कौन है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। और हमारा देश का जो ये संविधान है, इसको बनाने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। कितना दिन का? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 वर्ष। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। मतलब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हालांकि संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ है जो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है।
संविधान दिवस जो मनाई जाती है वो 26 नवंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है संविधान दिवस? अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में संविधान दिवस मनाई जाती है तो 26 नवंबर को मनाई जाती है, इसको ध्यान में रखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी। और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जहां 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। नंबर 1 समाजवाद, नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष और नंबर 3 राष्ट्र की अखंडता। यह 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया, जो महत्वपूर्ण है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। और संविधान में अनुसूची कुल 12 अनुसूची है। संपूर्ण संविधान में कुल 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से, 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से, और 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से। इसको याद कर लेना बेहतर है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। जब संविधान लागू हुआ तो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। इसीलिए इसको भी याद रखना महत्वपूर्ण है। और अभी कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। संविधान का भाग जो है वो 22 से बढ़कर 26 हो गया। अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उसमें 1 के क, 39 का ख, जो ऐसे क ख आर्टिकल्स में जोड़ के जो है लगभग 450 आर्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन मूल आर्टिकल्स 395 ही है। अब है संविधान का भाग, उसका संबंध किससे है, उसके बाद वह किस अनुच्छेद से उसका संबंध है। तो भाग 1 आपके स्क्रीन पर संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंध है। पूछा जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 है, तो नागरिकता का उल्लेख 5 से 11 में है। भाग 3 मूल अधिकार, जिसी को कहा जाता है मौलिक अधिकार, तो ये बराबर पूछा जाता है जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 3 से है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट एक ही हुआ सब। और अनुच्छेद 12 से 35 में। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 3 को याद रखना और भाग 4 को याद रखना। और अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद है भाग 4 के क मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क में इसका उल्लेख है, इसको भी याद रखना महत्वपूर्ण है। और भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। और यह संविधान संशोधन भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ये आपके स्क्रीन पर है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जो भाग 3 में अभी हम बताए हैं ऊपर, वही है। इसमें 6 तरह का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 के क में क्या है? तो अनुच्छेद 21 के क में है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि
राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। और अनुच्छेद 48 के क में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना। अनुच्छेद 350 के क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह सख्ती से कहा गया है जो +5 जो है मतलब नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और 2 में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, चाहे वो जिस क्षेत्र का बच्चा हो उसके उस क्षेत्रीय उसका जो मातृभाषा है उसी में उसको शिक्षा दिया जाए। उसके बाद वो अपना 6 क्लास से अलग भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। बाद मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आलोक में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। जिस समय जोड़ा गया 1976 में, उस समय कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ों की संख्या कितना है? 11 है। यह मूल कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है, हर भारतीय का कर्तव्य है। देश की रक्षा करें, चाहे वो सेना में हो और गैर सेना में हो। देश का हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। नेक्स्ट है 5वां, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है। अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ उस समय जो कानून था उसमें उसको कहा जाता है मूल संविधान। तो वो मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष था। मतदाता के मत देने की आयु 21 वर्ष का कोई बालक हो गया या बालिका हो गई तो वो मतदान दे सकती है, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष किसी का आयु है तो वो मत दे सकता है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में भारत का संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। और अनुच्छेद 52 के द्वारा भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है जो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। और राष्ट्रपति की योग्यता क्या है वो आपके स्क्रीन पर है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा की सदस्य की योग्यता, लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। और राष्ट्रपति को महाभियोग जो लगेगा वो अनुच्छेद 61 के द्वारा लगेगा। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
इसको भी नहीं बोलेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। यह स्क्रीन पर है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार और बंगाल में 16 है। पूछा जाता है किन दो राज्यों का राज्यसभा के सदस्यों की संख्या समान है, तो बिहार और बंगाल 16 है। फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का 11 है, उड़ीसा राजस्थान का 10 है। ये आपके स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके टोटल को ध्यान में रखिए। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णामूर्ति राव थे। नेक्स्ट है पहली लोकसभा के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। GV मावलंकर का में स्टैंडर्ड फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर, जबकि वर्तमान लोकसभा जो है वह 17वीं लोकसभा। ये जो लोकसभा 2015 में जो चुनाव हुई है, यह जो लोकसभा है 2019 में जो चुनाव हुआ है, यह लोकसभा 17वीं लोकसभा है और जिसके अध्यक्ष ओम बिरला है। राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी का नियुक्ति करता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोला जाता है, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है, जबकि संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में। तो संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267। तो संचित निधि से संसद से पारित होकर पैसा निकाला जाता है, जबकि आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के आदेश से निकाला जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अवकाश ग्रहण 62 वर्ष की उम्र में करता, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष में अवकाश ग्रहण किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? अब महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों का वेतन है कि किस पद के धारक को कितना वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख और राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख, महान न्यायवादी का वेतन है 2.5 लाख, CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन है 2.5 लाख, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है 2.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000, 2,50,000 है वेतन। चाबी लाई का कहियो वहां पर टांग दिया कर। स्क्रीन पर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जबकि शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मतलब हुआ हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य हुआ सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, विधानसभा का 5 वर्ष का। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। किसके गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का 280 में। और वित्त आयोग का गठन वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी है, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। और स्थापना, ये जो है ये लाइन को आप कट कर दीजिएगा और इसको इतना याद रखना है, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई जाती है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे लाइन थोड़ा मिस हो गया लिखने में, इसीलिए उसको सही कर लीजिएगा। भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष। मतलब किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको 25 वर्ष की आयु हो गई है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सपना में भी ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि आयु कितना है उसका? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य की आयु 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने हेतु आयु 30 वर्ष है। इसको याद कर लीजिएगा।
आपके लिए ही फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं 25 वर्ष देखकर नशे में आ जाइएगा जो मैं भी अब बन जाऊंगा लोकसभा का सदस्य और मैं भी बन जाऊंगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। आपको परीक्षा पास करना है, इसीलिए सपनों को दूर करते हुए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा छाप। ये हाथ का जो पंजा है ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, ये मेरे हाथ का पंजा नहीं, हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है कांग्रेस पार्टी का। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। लालू प्रसाद का जो लालटेन है वही। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है तीर छाप, नीतीश कुमार का। बिहार पर देखना एक शिक्षक पर कितना अत्याचार कर रहे हैं नीतीश जी, वही तीर से अत्याचार कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं शिक्षकों को। विधानसभा चुनाव में चूँकि आप लोग भी शिक्षक बनिएगा, इसीलिए शिक्षक के मान और सम्मान के साथ जो सरकार खिलवाड़ करे वैसी सरकार को सत्ता से बाहर करने में आप लोग भी आगे आइए और उसको सत्ता से बाहर कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो। चलिए फिलहाल अपना टॉपिक पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान है और वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी है। कितने राष्ट्रीय पार्टी है? 8 राष्ट्रीय पार्टी। ये आपके स्क्रीन पर है। मतलब कौन शपथ, पद का शपथ कौन दिलाता और त्याग पत्र किसको देता। देखिए यहाँ राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। यह जान लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। जैसे आम लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं उसी तरीके से वह भी लेते हैं और प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाते हैं और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं प्रोटेम स्पीकर, तब जाके यह अपने पद धारण करते हैं चुनाव के उपरांत। और प्रोटेम स्पीकर जो होता है उनका मेनली यही काम है, जो नए लोग, वो इसीलिए बनाया जाता है जो नए लोकसभा के सदस्यों को जो चुनकर आए हैं, जनता ने जिनको सम्मानित रूप से चुनकर सदन में भेजा है, उसको शपथ दिलावें और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करावें। प्रोटेम स्पीकर का इतना ही काम। और राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, साइड में है। राज्यपाल त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। अगला है जो कंप्लीटली संविधान का महत्वपूर्ण तथ्य था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक जो हम बताए हैं यह क्या था? कंप्लीटली जो भी हम अभी बताए हैं आप लोगों के समक्ष, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि बिना सिलेबस की परीक्षाएं आयोजित हो रही है, तो आप लोग कक्षा 9 और कक्षा 10 का जो इतिहास विषय है उसका भी अध्ययन करते रहें, जिससे आपको समस्याएं पैदा न हो। उसके साथ जो हम आप लोगों के पास तथ्यों को भेजते हैं इसको भी अच्छे से याद कर लें। अगर 2011 के पैटर्न पे आया तो आप लोगों को जो हम क्लास में लिखा चुके हैं कल 9th और 10th का, उसको अच्छे से याद किए रहिएगा तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर अभी जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इसको अगर अच्छा से कर लेते हैं तो अगर यहाँ से पूछा गया तो ये आपको काम आ जाएगा। इसीलिए दोनों को पढ़ के परीक्षा कक्ष में जाएं, किसी एक पर डिपेंड रहना खतरा है। इसीलिए दोनों को पढ़कर परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो आपका परिणाम सकारात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को छोटा कर देते हैं जिससे स्क्रीन पर आप लोगों को असुविधा ना हो। और ये है करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति अभी कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। और रामनाथ कोविंद जी देश के प्रथम नागरिक हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। और ये 14वां राष्ट्रपति हैं। ब्रैकेट में यहाँ बगल में लिखा हुआ है 14वें राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं
14वें राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, यह 13वें उपराष्ट्रपति है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, यह 15वां प्रधानमंत्री है। कैवें प्रधानमंत्री है? 15वां। और ये संवैधानिक पदाधिकारी कहलाते हैं ये सब। न्यायिक प्रमुख है, जैसे मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, 47वें मुख्य न्यायाधीश है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, जिसको महान न्यायवादी कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, अगर आप सरकार पर केस कीजिएगा तो सरकार की तरफ से जो वकील होगा वह महान न्यायवादी जी होंगे, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, जो अभी के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो एम वेंकैया नायडू हैं। चूँकि उपराष्ट्रपति अभी एम वेंकैया नायडू हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। महासचिव हैं दीपक वर्मा, राज्यसभा के महासचिव। नेता राज्यसभा में विपक्ष का नेता है गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता है थावरचंद गहलोत। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा में है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है अभी वो है अधीर रंजन चौधरी। महासचिव है लोकसभा की पहली महिला महासचिव वो स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव, कुछ दिन पहले बनी है। यह लोकसभा की पहली महिला महासचिव बनी है स्नेहलता श्रीवास्तव, इसको नहीं भूलेंगे। अब निर्वाचन चुनाव का समय है तो इसको कैसे भूलेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, 23वें। अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, यह 23वें निर्वाचन आयुक्त है। और अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है, सुशील चंद्रा है। और उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुधीर जैन, ये सब उप चुनाव आयुक्त हैं। अब नियंत्रक के महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर उसका उपराज्यपाल थे, वहीं से हटाकर इनको अभी जस्ट बनाया गया, कुछ दिन पहले 1 महीना पहले CAG बनाया गया है इनको, गिरीश चंद्र मुर्मू को। 14वां CAG बने हैं ये। और महालेखा नियंत्रक CGA सोमाराय वर्मन, ये नहीं पूछेगा, CAG बस याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति कोविंद हैं। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया है। नौसेना अध्यक्ष करमवीर सिंह है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवैना है। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS बिपिन रावत है। तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो बिपिन रावत को बनाया गया है। उसके बाद है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, सचिव प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव है PK मिश्रा, ये सबको याद रख लीजिएगा। उसके बाद है भारत की जनगणना के बारे में है। पढ़ा जो भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई वो 1881 में रिपन के समय में हुई। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को। और जनगणना 2011 देश का जनगणना कैमी था? 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना। देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। विश्व जनसंख्या भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। जो भी टिक लगा हुआ है वो महत्वपूर्ण है, उसी को आपको पढ़ना है। साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता 81% और महिला साक्षरता 65% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम सिक्किम में। इसको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य है और सब महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। और ये हमारी थी मुख्य कक्षा। अभी जो हम आप लोगों को जो भी बताए हैं यह थी हमारी मुख्य कक्षा। अच्छे से इसको आप लोग अध्ययन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्याएं न होगी। हम आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी भेज चुके हैं, लेकिन व्हाट्सएप के उपरांत फिर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को सुविधा के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि दोबारा अगर आप लोग इसे वीडियो को देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, जो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे, कहीं किसी भी तरह की कोई समस्या न होगी। इसीलिए आप लोगों से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे याद करके ही परीक्षा कक्ष में जाएंगे। अब जो हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, ये संविधान का
कम्प्लीटली एक वीडियो बना दिए हैं हम, और इस वीडियो में संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सबका समावेश कर चुका हूँ। कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद रख लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। इतना याद होने के बाद जब इतना पूरा याद हो जाएगा तब इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। अगर यह याद नहीं है तो आगे याद करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया विषय ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ग्लोसरी क्लासेस में आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर अध्ययन किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।